चूक हो जाता है। अब ठीक है ना? वहाँ से करने तो फिर वही होगा। चलिए ठीक है, चालू है ना? ठीक, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिविडेंड। डिविडेंड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं लाभ का अंश, लाभांश। लाभांश हम लोग डिविडेंड पढ़ना इतना आसान नहीं है, इतना सिंपल नहीं है। जितना सिंपल अभी समझने वाले हैं इतना आसान नहीं। इसके लिए क्लास लगेगा, कम से कम आधा घंटा क्लास लगेगा, ठीक है? इसके लिए सेक्शन 56 का 2(1), इसके लिए सेक्शन है 56(2) का रूल नंबर 1, सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 रूल नंबर 1, ये इसका है। तो इसमें देखेंगे हम लोग इसको। सबसे पहले समझते हैं डिविडेंड होता क्या है। हो गया सबका ना? मान लीजिए ये कंपनी आपका XYZ लिमिटेड। आप लोग बताइएगा सही हुआ कि या गलत हुआ। पहले का लॉ क्या था, अब का लॉ क्या है, दोनों में डिफरेंस हम बताने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग शुरू किए क्या चीज़ है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। इसको हम लोग रेसिडुअल हेड्स ऑफ इनकम भी बोलते हैं, बच्चा कुछ है इसी के लिए। इसमें भी हम लोग चार्जिंग सेक्शन स्टार्ट किए हैं। चार्जिंग सेक्शन कौन सा इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा ये बताता है। सेक्शन आपका 56 में देख रहे हैं। सबसे पहले है डिविडेंड। डिविडेंड में इसको समझने के लिए हम लोग एक कंपनी को मान लिए XYZ लिमिटेड एक कोई कंपनी है, ठीक है? और इसमें बहुत सारा शेयर होल्डर होगा, हाँ या ना? जिसमें से मान लीजिए कोई A जो एक शेयर होल्डर है, एक शेयर होल्डर है, बात समझ रहे हैं ना? और ये खरीदा है इसका शेयर, समझिएगा, शेयर खरीदा है। अब क्या हुआ ना, इस शेयर खरीदा जो है, मान लीजिए 50,000 शेयर खरीदा है @(रुपीज़) 100 वाला। तो कितना रुपया का शेयर खरीदा है? कितना रुपया का खरीदा है शेयर? 50,000 गुना 100, यानी देखा जाए तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 को जीरो भी कहा बोले आप लोग, सही है? यानी 50 लाख रुपया इसमें इन्वेस्ट किया है कौन? ए किया है। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। तो पैसा इन्वेस्ट किया तो कुछ से सुख मिलना चाहिए ना। मान लीजिए जो खरीदा है इक्विटी शेयर खरीदा है। इक्विटी शेयर समझते हैं, 100% मालिक, 100% मालिक। चलिए अब खरीद लिया है, पूरा बिजनेस कमाया, पूरा प्रॉफिट सब चीज़ कमाया। अब बारी आ गया इसका पैसा मिलने का। प्रॉफिट कमाया है ना बिजनेस, यानी XYZ लिमिटेड कंपनी ना है, पैसा कमा लिया पूरा साल में। अब इसका बारी है कि इसको क्या मिले? डिविडेंड, प्रॉफिट मिले। और प्रॉफिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं कंपनी के में? डिविडेंड कहते हैं। बात समझ में आ गया ना? अब डिविडेंड इसे मिलेगा तो कंपनी क्या करेगा? इसको डिविडेंड देगा। पहले वाला लॉ देखते हैं। जैसे मान के चलिए किसी एक का, इंडिविजुअली ए का देखें तो इसको डिविडेंड मिलना था 1 लाख रुपया। बात समझ रहे हैं? छोटा लग रहा है, 10 लाख, ठीक है? इसको डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 लाख। अब सोचिए आप, कंपनी क्या करता है कि कंपनी क्या करता है, एक तो नहीं ना है, ये बहुत सारे ऐसे पर्सन होंगे इधर, पूरा भरे हुए होंगे शेयर होल्डर। तो पहले क्या होता था ना कि बहुत ज़्यादा परेशानी होता था डिविडेंड लेने के लिए। पहले क्या होता था, इससे पहले जैसे कि अगर किसी को डिविडेंड मिला तो इंडिविजुअली जाकर उसे टैक्स लेना पड़ता था। लेकिन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट हुआ, कुछ केस लॉ लागू हुआ, उसके बाद क्या किया कि कंपनी को ही टैक्स देना पड़ता है। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले टैक्स काट लेगा। मान के चलिए 20% इसका टैक्स काटेगा तो कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख टैक्स होगा तो इसको नेट में पेमेंट कितना करेगा? 8 लाख ए को मिलेगा ना टैक्स काट के। तो इस पर टैक्स नहीं लगता था, इसको किसको? ए को नहीं लगता था। बात समझ रहे? क्योंकि टैक्स ऑलरेडी कंपनी पे कर दिया है। समझ में आ रहा ना? तो इसी के लिए हम लोग बोलते थे पहले, कुछ दिन पहले यानी 2020 से पहले, कि जो भी कंपनी से मिलता है इंडियन कंपनी का डिविडेंड हमेशा क्या होता था? एग्जम्प्ट होता था। क्यों एग्जम्प्ट होता था? क्योंकि कंपनी क्या करता था, पहले टैक्स पे कर दिया होता था। बात समझ रहे हैं? क्लियर है सबका? ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि नहीं भैया तुम्हारा काम है तुम समझो। अब क्या कर दिया कंपनी कि नहीं, जिसका इनकम है वही भरेगा। डिविडेंड कितना मिला? ए को 10 लाख ना, तो ए अपना इनकम में जोड़ेगा और उसके हिसाब से जीटीआई निकालेगा, वो हिसाब से टैक्स पेमेंट करेगा। यानी अल्टीमेट अब टैक्स डिविडेंड कौन देगा? डिविडेंड का टैक्स ए देगा। बात समझ में आ रहा है? तो पहले क्या होता था, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डिविडेंड जो भी मिलता था इंडियन कंपनी का, वो हमेशा एग्जम्प्ट होता था। लेकिन अब क्या हो गया है? टैक्सेबल हो गया है।
सबका क्लियर हो गया? किन्हीं को दिक्कत है क्या? नहीं। यानी किसी को भी डिविडेंड अगर मिले तो आप क्या कीजिएगा? टैक्सेबल कर दीजिएगा। पहले क्या होता था कि फॉरेन कंपनी का डिविडेंड अगर मिलता था बस उसको टैक्सेबल करते थे, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, डिविडेंड कहीं से भी मिले, चाहे फॉरेन कंपनी हो, इंडियन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, आप 100% उसमें कोई संकोच नहीं करेंगे, पूरी टैक्सेबल कर दीजिएगा। ये अमेंडमेंट हुआ था 2020 में, मतलब ये चेंज हुआ 2020 में। और इससे पहले क्या होता था? रिसिपिएंट मतलब जो, जैसे ए को डिविडेंड मिला ना, तो ए डिविडेंड क्या करता था? टैक्स नहीं भरता था, कंपनी भरता था। लेकिन अब कौन भरेगा? ए भरेगा। बात समझ रहा है? बात समझ रहे हैं ना हम लोग? तो हम लोग कंपटीशन किसका कर रहे हैं? ए का, ना कि कंपनी का। अब कंपनी तो बिजनेस में जाएगा ना, पीजीबीपी में जाएगा। ए तो इसका इंडिविजुअल अलग इनकम बनेगा, अलग हेड्स बनेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का बनेगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ आ जाएगा। यानी डिविडेंड अगर मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा? 100% टैक्सेबल कर दीजिएगा, सिंपल। चाहे वो इंडियन कंपनी को हो या फॉरेन कंपनी को, डिविडेंड के बारे में कुछ नहीं सोचना है। 2020 से पहले नहीं लगता था, एग्जाम्प्ट होता था, लेकिन अब टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर हो गया सबका ये चीज? उसके बाद आता है कैजुअल इनकम। कैजुअल मतलब हाँ, कैजुअल मतलब तो कैजुअल का मतलब क्या होता है? तो जो ना चाहते हुए भी हो जाए, जानते हैं आप लोग, वही वाला है। मतलब तकदीर के भरोसे, ऊपर वाला के भरोसे होता है ना, वही भरोसा है। अब दिवाली आया, दिवाली में जानते ही कहाँ जाते हैं लोग, है ना? बारी तरफ चल जाते हैं, बैठते हैं थोड़ा सा, 2-5 करते हैं। तो वही 2-5 में 4-5 कभी हो जाए, 6-7 हो जाए, तो उससे इनकम हुआ तो उसको बोलेंगे कैजुअल इनकम। ठीक है। अब अभी जानते हैं आप लोग, विजय माल्या हो गया, जो भगोड़ा है भारत का, ठीक है, तो वो सब जो हो गए, तो उन लोग क्या किए हैं? यहाँ का पैसा सबको बटोर के भाग गए हैं। उसका काम क्या था पता है कि नहीं को? वो हॉर्स रेस करवाते थे, समझ रहा? हॉर्स रेस मतलब घोड़ा को दौड़वाते थे, और लोग क्या करते थे? घोड़ा में पैसा लगाते थे। उससे जो इनकम होगा कहाँ जाएगा? कैजुअल इनकम बोलेंगे उसको, और वो आएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। मतलब टैक्सेबल कहाँ होगा? IFOS में। क्या इसको कहीं भी हम लोग पढ़े सैलरी में? ऐसा कुछ नहीं। तो सिंपल, कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं आएगा, सिंपल। इसी के लिए तो लिखे है रेसिडुअल हेड्स ऑफ इनकम। तो कैजुअल इनकम क्लियर हो गया। लॉटरी हो गया, हॉर्स गेम हो गया, कोई गेम हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, वो सब जितना भी होता है, राजा रानी वाला गेम देखे हैं, तो उससे जो कुछ भी इनकम हो गया, कार्ड गेम हो गया, बैटिंग हो गया, है ना? तो इस तरह का जो भी इनकम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कैजुअल इनकम हो जाएगा, और उसको टैक्सेबल कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नेक्स्ट आगे बढ़िए। आगे देखिए आप लोग MP और MLA का सैलरी। MP और MLA का सैलरी आप लोग देखे थे, सैलरी में देखे कि ये वहाँ पर ही शामिल नहीं करता है उसको, ठीक है, तो उसको हटा देता है, हटाता है ना। एम्प्लॉय रिलेशन थोड़ी होता है लोग के साथ। खुद सरकार है, कोई मालिक है, और बोलता है कि हमको सैलरी चाहिए, सैलरी ले रहे हैं, तो उसको वहाँ पर टैक्सेबल हम लोग नहीं करते हैं, उसको वहाँ पर इसे हम लोग हटा देते हैं। इसी के लिए टैक्सेबल कहाँ हो जाता है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ध्यान में रखिएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये टैक्सेबल हो जाता है। क्लियर है सबका? ठीक है। और एक चीज़, अगर आप कोई भी कैजुअल इनकम में, जैसे बैटिंग हो गया, या फिर कौन बने करोड़पति जानते हैं, तो वहाँ पर ही जानते हैं, अगर कोई जीतता है तो 1 करोड़ जीत जाता है, क्या उसको 1 करोड़ तुरंत मिल जाएगा? वहाँ पर स्लैब रेट 30%, कितना? 30% स्लैब रेट, सब पर 30% है। जितना लिखे ना कैजुअल इनकम पर, सब पर कितना परसेंट है? 30% काट करके मिलता है। यानी आप 1 करोड़ का अगर आपको लॉटरी लगा, या फिर KBC कौन बनेगा करोड़पति में जाके जीते, तो आपको 1 करोड़ नहीं मिलता है, टैक्स काट के कितना मिलेगा? 70 लाख मिलेगा। मतलब टैक्स कितना काटा गया है? तो उसको वापस करना पड़ेगा आपको, ऐड बैक, और आपको जाना पड़ेगा कितना? 1 लाख करना पड़ेगा, और 1 लाख को हम लोग 1 लाख को हम लोग इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जोड़ेंगे। बात समझ में आ रहा है? आपको मिलेगा कितना, लेकिन लेना कितना है? कंप्यूटेशन के समय में 1 करोड़ लेना है, लाख नहीं, करोड़। बात समझ में आ गया? करोड़ों का बात हो रहा है, अब लाख में अटकल है। सर आप लाख लिखे, देखिए करोड़ लिखे, अच्छा ठीक है, CR हो गया करोड़ ना। अच्छा, समझ में आ गया ना? ठीक। तो ध्यान में बस इतना रखिएगा, इसका स्लैब रेट कितना है? 30% TDS का, TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स।
टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इसका मतलब है जिस जगह, जिस उद्गम, मतलब जहाँ पर उद्गम हुआ इनकम का, वहाँ पर प्रेजेंट में ही तुरंत टैक्स काट के दिया जाता है। समझे कि नहीं? तो ये है, बड़ा सा देखते होंगे आप लोग, चेक मिलता है एकदम संभालने भी नहीं सकता है वो लोग, तो 1 करोड़ तो लिखल रहता है लेकिन 1 करोड़ नहीं आता, 70 लाख मिलेगा। समझिए, टैक्स काट लेता है वहाँ पर ही। एमपीआर एमएलई में तो दिक्कत नहीं ना है। चलिए, इंटरेस्ट ऑन कंपलसेशन अभी तुरंत देखे थे आप लोग। कोई भी आपका लीगल प्रॉपर्टी है और उसको कंपलसरी, कोई भी गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर लेता है, उसके बदले में जो कुछ भी कंसिडरेशन पेमेंट करता है, उससे जो कुछ भी इनकम होता है उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल गेन। क्लियर है? लेकिन अगर कुछ डिले कर देता है, कुछ टाइम पीरियड लगा देता है जिससे आपको कुछ इंटरेस्ट भी बनता है, तो इंटरेस्ट कहाँ चला जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इससे पहले देखे थे ना हम लोग, इसको रास्ता उसका बनाना पड़ा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गिफ्ट प्रोविज़न, गिफ्ट, कैश गिफ्ट, कैश गिफ्ट तो बोलता है एनी सम ऑफ मनी, मतलब सम मतलब टोटल मिला के, एग्रीगेट जोड़ के, सबको जोड़ के कितना, विच एक्सीड कितना, 50,000। अब थोड़ा सा एडवांस एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप भी हैं और आपका बर्थडे है, ठीक है, और आपका दोस्त लोग, भाई लोग, बहुत कोई आया आपका बर्थडे में, ठीक है, और बहुत कोई क्या किया, कैश में गिफ्ट देना शुरू कर दिया। ठीक है, कोई है, मान लीजिए एक्स है, ये दिया 20,000। कहाँ बोला है? 50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा बोला है। कहाँ बोला है? 50,000 तक टैक्स नहीं लगेगा। समझ रहे ना? ध्यान दीजिएगा सभी को। अब एक्स से मिला 20,000 रुपया, वाई से मिला 30,000, मान लीजिए 13,000 रुपया, कितना मिल गया टोटल? 33 ना। जेड से मिल गया 17,000। कितना मिला? किसको मिला? बी को ना। क्या टैक्स देना पड़ेगा? 50,000 है ना। ठीक है, अब एक मान के चलिए आपका घर के बगल में पड़ोसी में एक बच्चा है और उसको केक खाने का बहुत ज़्यादा मन किया है, लेकिन ऐसे ही जाने में अच्छा नहीं लगता है, तो क्या किया ना, एक लिफाफा लिया। जानते हैं लिफाफा? 1 रुपया यहाँ पर चिपकल रहता है, देखें आप लोग और अंदर कुछ डाला नहीं, उसको क्या खाना था? केक खाना था वो ला के इसको दे दिया, यानी इसको और कितना मिल गया? छोटे बच्चा से 1 रुपया मिल गया, मतलब उसका इनकम देखा जाए तो कितना हो गया? अब उसको पूरा अमाउंट पर टैक्स देना पड़ेगा समझ रहे हैं? अब उस पर पूरा टैक्स देना पड़ेगा। पहले 50,000 तक था ना, 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना था, लेकिन वो बच्चा के कारण क्या हो गया? पूरा पर टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आया ना? चल, ये क्लियर हो गया। पक्का क्लियर हुआ ना? ठीक। अब आइए थोड़ा सा बी में ध्यान में रखिएगा सभी को। अब आइए बी में, एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, है कि नहीं? कार हो गया ना। कार तो कर सकते हैं ना। अच्छा, कार कर सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो कार कैसा प्रॉपर्टी है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इसका किसका बात कर रहे हैं फिलहाल हम लोग? इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसको हम लोग इधर उधर ले जा नहीं सकते हैं। तो बोलता है जितना भी उसका वैल्यू होगा ना, 50,000 से ज़्यादा का अगर होगा और उसको आप कुछ कम कंसिडरेशन में पेमेंट करते हैं, जैसे ध्यान दीजिए, ए है, ए के पास कोई लैंड है जिसका लागत, जिसको खरीदा था, यानी इसका कॉस्ट पड़ा था ए को, कॉस्ट पड़ा था ए को रुपया 1 लाख खरीदा था ये, ठीक है। और खरीदा था 2001-2 में, मान लीजिए 1 में खरीदा था। आज का डेट 2022, अपना प्रीवियस ईयर 2021-22 में इसको सेल करना चाहता है, ठीक है। ये क्या किया ना, इसका टैक्स बहुत ज़्यादा आता था, ये होशियारी थोड़ा किया। ये क्या किया, अपना नाती को, नाती समझते हैं ना, नाती को क्या किया, जो बी है उसको गिफ्ट दे दिया, ठीक है।
इसका अगर मार्केट वैल्यू देखा जाए, फेयर मार्केट वैल्यू, तो 2022 में क्या होना चाहिए, क्या अनुमान लगाएंगे आप? अगर आपको बोले हम कि नेट में निकाल के बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो निकाल पाएंगे कोई? अभी का वैल्यू निकाल पाएंगे 1 लाख का? हाँ, बहुत आसान है। कहाँ है, इतना आसान है। आप लोग सोचते रहते। 317 100 कितना हो, 317 और क्या को जीरो, यानी कितना हो जाएगा उसका वैल्यू आज का? जो लैंड हम लोग खरीदे थे 2001-2 में 1 लाख रुपया में, उसका वैल्यू आज यानी 2022 को कितना है? 3,17,000 रुपया। बात समझ रहे हैं? क्या ये इतने ही में बिकेगा? ये इससे ज़्यादा बिकेगा। ठीक है, ये तो हम लोग स्टाम्प ड्यूटी निकालेंगे। इसका क्या निकालें? स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प वैल्यू बोलते हैं। वैल्यू, स्टाम्प वैल्यू मतलब सरकारी कीमत। सरकारी कीमत, और जानते हैं सरकारी कीमत से कोई भी चीज़, कोई भी लैंड या ज़मीन, ये सब जितना भी होता है, मतलब बिल्डिंग विल्डिंग, हमेशा इससे ज़्यादा होता है। हमेशा हमेशा। क्या इसे ही कम में बेच सकता है? माना भी नहीं जाएगा। अच्छा, एक किया फ्री में दे दिया किसको? प्रॉपर्टी कितना का है? 1 लाख। एकदम अलग बात है यार, अभी ना बोल रहे हम। 3,50,000 से ज़्यादा है। पूरा 100% टैक्सेबल कर दीजिएगा ना, पूरा 100%। कोई सोचना समझना इसमें नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत है? अभी तो समझ में आ गया कि अगर केस नंबर 2 क्लियर हो गया। पहला केस नंबर 2, अब ये समझ में आ गया कि अगर हम उसको फ्री में देते हैं तो टैक्सेबल कर देता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाके। ये भी होशियार है। कहाँ बोला नहीं, अब हम बेचेंगे आपको। कहाँ करेंगे? तो उसके बदले तो उसको पैसा देना पड़ेगा। तो गिफ्ट कहाँ से हो जाएगा? गिफ्ट नहीं ना होगा। तो ये लोग भी होशियार है। एक आ किया, एक डॉक्यूमेंट निकाला और उसमें इसका स्टाम्प वैल्यू कितना है? एक आ किया कि भैया आप 1 लाख रुपये दे दो ना। 1 लाख रुपया दे दो, ज़्यादा लग रहा है 40,000। अब ज़्यादा नहीं लग रहा है, 40,000 में कहा किया भी को दे दिया। एक तरह का गिफ्ट है ना, है जिसका कीमत 3,17,000 लगता है सरकारी की स्टाम्प वैल्यू के हिसाब से, यानी सरकारी कीमत के हिसाब से। उसको आप 40,000 में दे रहे, मतलब क्या है? गिफ्ट ही ना है। क्या इसका डिफरेंस कितना? 50,000 ज़्यादा है कि नहीं? 50,000 से ज़्यादा का है क्या? नहीं है। पूरी टैक्सेबल कर दीजिएगा 100% स्टाम्प वैल्यू को। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। केस नंबर 3 ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यही आपका सबसे अलग है और इसी को सीखना मेन है। थोड़ा सा दिक्कत करेगा, हम पहले बता दे रहे हैं। बेचने में कितना चाहिए? 3,17,000। ठीक है। जब इसको मार्केट में, अगर मार्केट का वैल्यू अगर निकाला जाए ना, मार्केट का वैल्यू अगर निकाला जाए तो इसका लगता है कीमत कितना? 8 लाख। कितना? 8 लाख। लोग बढ़ रहे हैं, ज़मीन तो नहीं ना बढ़ रहा है। घर बड़ा हो रहा है, ज़मीन तो बड़ा नहीं ना हो रहा है। ठीक है ना? तो उसका तो कीमत बढ़वे ना करेगा। ठीक है, बढ़ा के हम लोग कितना कर दिए मार्केट वैल्यू उसका? 8 लाख। लेकिन क्या किया ए, इसको क्या किया, इसको बेच दिया 6 लाख रुपया में। कितना में? किसको? इसका डिफरेंस देखिए तो इसका डिफरेंस 2 लाख। कितना परसेंट डिफरेंस है? कितना परसेंट डिफरेंस है? परसेंट में अगर देखा जाए तो कितना परसेंट से डिफरेंट है? हाँ, 10% से ज़्यादा है कि नहीं? है ना? अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 80,000 होगा। तो कैसे हुआ? ये तो बेचे कितना में? 6 लाख। मतलब कितना से ज़्यादा, कितना इसको फ़ायदा करवाए हम लोग? 2 लाख। मतलब 10% से ज़्यादा ना फ़ायदा हो गया उसको। तो क्या करेगा? पूरे टैक्सेबल कर देगा। मेरा कहने का मतलब है जितना भी उसका वैल्यू होगा एग्रीगेट कर दीजिएगा। 50,000 से अगर ज़्यादा होगा ना, कितना बोले हम? 50,000 से ज़्यादा होगा, समरी कर रहे हैं। 50,000 से अगर ज़्यादा हो जाएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसका फेयर मार्केट वैल्यू से अगर कम हो या स्टाम्प वैल्यू से भी कम हो, तो उसको टोटल एग्रीगेट कर लीजिएगा और टैक्सेबल कर दीजिएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। ठीक है ना? बात समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए वाला के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। परेशान मत होइए, ये वाला जो है आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि 50,000 से ऊपर मतलब पूरा टैक्सेबल, चाहे वो कैश गिफ्ट हो या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी। 50,000 से ऊपर पूरा खत्म कहानी। आगे बढ़िए। एडवांस मनी फॉरफिटेड। अब थोड़ा सा फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एडवांस तो बोले समझ में आता होगा आप लोग को, शेयर वाला नहीं है तो वो बस एडवांस नहीं होता है।
मान लीजिए ए है, बी है, ध्यान दीजिएगा सभी कोई, इसके पास मशीन है, ठीक है, मतलब प्लांट है, प्लांट है, कितना का? रुपये 5 लाख का। कितना का? 5 लाख का। ये बेचने के लिए पेपर में इश्तिहार यानी कि एडवर्टाइजमेंट डलवाता है, पेपर में एडवर्टाइजमेंट डलवाता है कि हम इसको बेच रहे हैं। तो एक है, ये तो क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग खुला, आप तो बता ही सकते हैं। हो गया लब्बत है क्या? किसी जो ये प्रपोजल रखे हैं, क्या इसमें इंडिविजुअल के लिए रखे हैं? किसी इंडिविजुअल के लिए खुला है, ये खुला, कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। याद आ रहा कहानी? क्या बोले, सब भुला गए। चलिए ठीक है, अच्छा फिर पढ़ लेंगे। अच्छा, तो पेपर में हम लोग दिलवाएं कि इसको हम बेचना चाहते हैं, और उसके बाद ए कोई बी आया, तुरंत दौड़ा आया और बोला कि सर हम खरीदेंगे। तो ठीक है, खरीद लीजिए। उसके बाद ही इसमें एग्रीमेंट हुआ कि रुपया 50,000 रुपया अभी दे रहे हैं, और जो भी पैसा बचा है आज से 1 महीना बाद पूरा दे देंगे हम, ठीक है। अब 50,000 तो इसको मिल गया, कोई दिक्कत इसको नहीं है। अब मान के चलिए टाइम पर ही पैसा नहीं दे पाया, तो ये पैसा को क्या करेगा? ये फॉरफिट कर लेगा। अरे तो नाचेगा, हमको फ़ायदा हुआ बोल के, हैं नाचेगा ना, फ़ायदा ना हुआ। अब तो पैसा को फॉरफिट ना कर लिया, जब तक कर लिया ना, क्या उसको अब बेचेगा वो? नहीं, अब दूसरा आदमी को बेचेगा, बात समझ में आ रहा ना? तो दूसरा आदमी को बेचेगा। तो ये पैसा जो इसको फ़ायदा हुआ, क्या इसके बदले में क्या लैंड को बेचा? अगर लैंड को देता तो उससे जो भी इनकम होता है उसको हम लोग कैपिटल गेन बोलते हैं। लेकिन क्या ये बेचा? नहीं बेचा है, और पैसा भी कमा लिया। तो इससे जो भी पैसा फॉरफिट किया है, एडवांस मनी जो भी फॉरफिट किया, चाहे वो शेयर हो, डिवेंचर हो, कोई भी कुछ भी हो, जिससे एडवांस मनी को फॉरफिट कर लिया जाएगा, तो उससे जो कुछ भी इनकम आपको होगा उसको टैक्सेबल कर देंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गया ना? यानी एडवांस मनी जो भी फॉरफिट कीजिएगा सबको आप टैक्सेबल कर दीजिएगा। पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। ये तो जानते हैं, सिंपल है। कोई भी कंपनी या कोई भी कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उससे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो कहाँ टैक्सेबल होगा? एक सेक्शन आप लोग को याद होगा, देखिए तो सैलरी का सेक्शन बताइए तुमको। सैलरी का अभी लिखे भी थे 15 से लेके 17। उसके बाद हाउस प्रॉपर्टी का कितना था? 22 से लेके 27, यही था ना। बीच का सेक्शन कहाँ गया इसका? देखिए तो 18 हो गया, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, ये कहाँ गया? कहाँ? बारी तरफ कहाँ गया होगा? तो ये था हेड्स ऑफ इनकम, किसका था? ये इंटरेस्ट का था। किसका था? इंटरेस्ट का था, लेकिन इसको हटा दिया गया, समझे? इसका इंटरेस्ट जैसे सैलरी का अलग हेड था ना, सेम उसी जैसे इंटरेस्ट का भी अलग हेड था, लेकिन इसको हटा दिया गया, और इसका जो भी इनकम होगा उसको कहाँ शामिल कर दिया गया? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। बात समझ में आ रहा ना? यानी कहीं से भी आपको इंटरेस्ट मिले, आप सिंपल कहाँ कर दीजिएगा? बात समझ में आ गया? अब सिक्योरिटी का मतलब तो सब कोई बढ़िया से जानते हैं, क्या होगा? डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया। शेयर मतलब 2 शेयर, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ जाएगा, है ना? तो जो भी शेयर होगा, जो भी सिक्योरिटी होगा, सब इसमें आ जाएगा। चाहे इन्वेस्टमेंट होगा या फिर लोन होगा, तो जो कुछ भी से इंटरेस्ट अगर मिले तो आप उसको सिंपल टैक्सेबल कर दीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इस पर स्लैब रेट है 10%। कितना? 10%। अब क्या होता है ना, कोई भी कंपनी में आप अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो उससे आपको हमेशा 10% काट के ही पेमेंट करता है। TDS जानते हैं ना? TDS, इस पर कितना परसेंट है? तो इंटरेस्ट पर कितना बताएं हम? 10%। ध्यान में रखिएगा, कोई भी कंपनी नॉर्मल का बात कर रहे हैं, नॉर्मल कोई भी कंपनी क्या करता है, 10% जो भी इंटरेस्ट होता है उसका 10% TDS काट लेता है और आपको पेमेंट कर देता है। आप लोग एक चैप्टर पढ़े भी होंगे, इशू ऑफ डिवेंचर, उसमें एक चैप्टर आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर में क्या होता है, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जो भी पेमेंट करना रहता है उसको काट लेते हैं, TDS काट के ही पेमेंट करते हैं। याद है आप लोग को? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर एज ए कोलेक्टरल सिक्योरिटी, वहाँ पर एक टॉपिक था, उस टॉपिक में ही ये चीज़ था वहाँ पर। क्लियर है?
ठीक है, नहीं पढ़े हैं ठीक है, मत पढ़िए। क्लियर हो गया? अच्छा, अब उसमें नहीं जाएंगे जी अभी हम लोग इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ना, उसमें जाएंगे अभी हम नहीं। तो मतलब जहाँ से भी आपको मिले इंटरेस्ट, आप पूरी टैक्सेबल कर दीजिए कहाँ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। नेक्स्ट आगे बढ़िए, सबलेट ऑफ हाउस। सबलेट मतलब जानते हैं? हाँ, जो किराए पे मतलब किराए पर किराया। मान लीजिए ई जो है किसका घर है? ए का। ये हाउस इसका है, मालिक है ये, ठीक है। अब क्या किया, ई जो है बी को रेंट पर दे दिया। रेंट पर मतलब ये टेनेंट है, टेनेंट मतलब किराएदार है। तो इससे इसको मिल रहा पैसा रुपया 5,000 रुपये पर मंथ। तो इससे जो भी इनकम होगा वो किस हेड का इनकम होगा? इसमें तो किसी को कोई संकोच का बात नहीं होना चाहिए। सैलरी ना क्या मिल रहा है? रेंट ना मिल रहा है, तो इससे जो भी मिलेगा कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? हाउस प्रॉपर्टी में। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं। अब ध्यान समझिएगा, अभी तो थोड़ा सा ज़्यादा ही होशियार ई क्या किया ना, ये सी को, इसको पता है कि मेरा एक भाग में हम आराम से रह सकते हैं। गोविंदा वाला एक मूवी देखे गोविंदा का वहाँ का काम करते रहते हैं, उसके बाद उसका मालिक विदेश जाते हैं घूमने ना, तो क्या करते हैं, जितना दिन के लिए जाते हैं उतना दिन के लिए उसको किराए पर लगा देते हैं सेम उसी जैसा। इसको पता है कि हम अपना आधा घर में हम अपना एडजस्ट करके रह सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो आधा घर तो फालतू वैकेंट है ना, खाली ना है, तो खाली काहे रहे, कुछ बहुत उससे भी कमा ले हम लोग। अब क्या किया, बी थोड़ा होशियार था, एक कोई बढ़िया पैसा वाला मालदार आदमी पकड़ा और इसको 10,000 रुपये किराया पर लगाया बढ़िया पैसा वाला को लगा दिया, देख करके बहुत बढ़िया घर है बोल के उसको लगा दिया वहाँ पर, ठीक है। यानी इससे इनकम हो रहा है कि नहीं? अगर देखा जाए तो एक साल का इनकम कितना होगा बी का? 1 लाख, समझ रहे हैं ना? इसका सालाना इनकम इतना हो रहा है, जबकि ए को कितना हो रहा है? 5,000 गुना 12 यानी 12×5 60,000 रुपये पर मंथ, हाँ या ना? तो इसका तो टैक्सेबल हो जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन इसका कहाँ होगा बताइए? तो क्या इसमें क्या कहता है, हाउस प्रॉपर्टी में क्या कहता है? सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है कि घर होना चाहिए, दूसरा उसका मालिक होना चाहिए, तीसरा उसको किराए पर लगाना चाहिए। क्या ये मालिक है? हाँ मालिक है। किराए पर लगाया? हाँ बी को लगाया है ना। क्या उसे रेंट मिल रहा है? हाँ मिल रहा है ना, टैक्सेबल हो जाएगा ना कहाँ? हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन बी का अगर बात करें तो बी किराए पर लगाया? हाँ लगाया है ना। घर है ना? हाँ है ना। क्या मालिक है? ठेंगा, कुछ मालिक वालिक नहीं। समझे बात को? यानी इसे जो भी इनकम हो रहा है ये हाउस प्रॉपर्टी में नहीं जाएगा, तो जाएगा कहाँ? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, IFOS में जाएगा। किन्हीं को कोई भी दिक्कत परेशानी खांसी घर कुछ नहीं ना है? चलिए बढ़िया। सबलेट हो गया, समझ में आया? सबलेट किराए के ऊपर किराया लगाना। चलिए ठीक है। नेक्स्ट गिफ्ट प्रोविज़न। गिफ्ट प्रोविज़न, गिफ्ट किससे मिलेगा? गिफ्ट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव मतलब क्या होता है? रिश्तेदार। और रिश्तेदार बहुत बढ़िया होते हैं, एकदम गुलाब जामुन की तरह होते हैं जल्दी बताइए। तो जो भी रिलेटिव से गिफ्ट मिलेगा उसको क्या कर दीजिएगा? एकदम कुछ नहीं सोचना है, आंख बंद कीजिएगा और एग्जम्प्ट कर दीजिएगा, मतलब टैक्स उस पर नहीं लगाना है। बात समझ में आया सबको? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। अच्छा, गिफ्ट किससे मिलेगा? रिसीव फ्रॉम मैरिज। मैरिज मतलब शादी भी हम मिल गया, ठीक है, किसी का भी शादी मिल जाना चाहिए बस, है ना। तो वो भी क्या हो जाएगा? तो जब भी शादी कीजिएगा तो बोलिएगा दबा के देना है, इसमें एकदम कंजूसी नहीं करना है, इसमें हम लोग को टैक्स नहीं लगता। ध्यान में बस इतना रखिए, गिफ्ट प्रोविज़न में कोई भी रिलेटिव या मैरिज में अगर गिफ्ट मिलता है तो क्या करते हैं हम लोग? एग्जम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब रिलेटिव जो है यहाँ पर, रिलेटिव जो देख रहे हैं इसका मीनिंग है, जैसे आप लोग पढ़ रहे थे ना सैलरी, तो हाउस प्रॉपर्टी सैलरी में आप लोग पढ़ रहे थे HRA, हाउस रेंट अलावेंस, RFA रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो इस तरह में सब में पढ़े आप। एंटरटेनमेंट अलावेंस पढ़े थे, तो इसमें सब में सैलरी का मीनिंग रहता था। तो इसमें भी रिलेटिव का मीनिंग है, किसको हम अपना रिश्तेदार कहेंगे और किसको नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? ब्लड रिलेशन वाला नहीं चलेगा, रीजनिंग थोड़ी चल रहा है जगह है।